Assalamu alaikum students. The topic which I am going to present is DNA replication in eukaryotes. Before starting the detailed process of DNA replication, let's talk about its definition. According to the definition, DNA replication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिंगल डीएनए डबल हेलिक्स डुप्लीकेट होकर दो डीएनए हेलिक्स बना देता है ताकि न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स के अंदर ये इक्वली डिवाइड हो सके आफ्टर माइटोसिस। अब ये कब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कब परफॉर्म होती है? दो कंसेप्टिव माइटोटिक डिवीजन के दरमियान इंटरफेज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें एस फेज आता है। ड्यूरिंग दिस एस फेज डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है और रेप्लिकेट होता है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को या इस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, एस फेज भी कहते हैं। अब इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि डीएनए जो कि हेलिकल फॉर्म में मौजूद होता है, वाइंडेड फॉर्म में दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर वाइंडेड होते हैं, इनको पहले अनवाइंड होना ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट जब ये पूरा डीएनए अनवाइंड हो जाता है तो इसके दो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं। हर स्ट्रैंड अपने साथ एक डॉटर कॉपी बना लेता है या एक डॉटर स्ट्रैंड बना लेता है। इस तरह जब एक न्यू जो या दो न्यू जो डीएनए बन रहे हैं उसमें हर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो ओल्डर वर्जन वाला है और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड है। इस तरह के मॉडल को हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, जिसमें एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट ओरिजिन के मॉलिक्यूल्स या दो डिफरेंट ओरिजिन के स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। वन इज फ्रॉम द पेरेंट स्ट्रैंड, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, एंड सेकंड वन इज न्यूली फॉर्म्ड। So this structure is called, या this model is called semi conservative model. इसके बाद G2 फेज आता है जो कि इंटरफेज का ही फेज है। इस दौरान अगर इस डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बनने वाले डीएनएस के अंदर किसी किस्म का कोई एरर होता है तो उसकी करेक्शन होती है, कोई हिस्सा अगर डैमेज होता है तो उसको करेक्ट किया जाता है। और फाइनली आफ्टर G2 फेज एम फेज या माइटोसिस फेज आता है, जिसके अंदर ये जो डॉटर सेल्स बने हैं डीएनए के या डॉटर जीनोम जनरेट जो हुआ है ये इक्वली डिवाइड हो जाता है न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स के अंदर। तो इसका बेसिक मकसद ही ये है, एसेंस ही सारे प्रोसेस का ये है कि डीएनए जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करे और इस डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर में से हाफ जो है वो एक डॉटर सेल के पास और दूसरा हाफ जो है वो दूसरे डॉटर सेल के पास चला जाए, ताकि इक्वल अमाउंट में जेनोमिक मटेरियल हमें हर सेल के अंदर मिले। The next thing is, what is the mechanism of replication? Basically, it's a complex mechanism, complicated mechanism which involves several enzymes and many associated protein structures. इसके बेसिकली हम डिफरेंट स्टेजेस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट स्टेज इज इनिशिएशन, सेकंड इज elongation, एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन। Let's talk about these stages. First stage is initiation. स्टेप वाइज अगर देखें तो सबसे शुरुआत की जो स्टेज है वो इनिशिएशन है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि रेप्लिकेशन जो है उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, वो किस पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट रेप्लिकेशन ओरिजिन। अगर आप क्रोमोसोम्स पर देखें तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जिन्हें हम ओरिजिन साइट्स या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, जहाँ से एंजाइम्स जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं और डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रेप्लिकेशन ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कुछ यूकैरियोट्स लाइक यीस्ट के अंदर कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं, जहां पर भी वो सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स नजर आते हैं वहां पर रेप्लिकेशन जो है उसकी इनिशिएशन प्रोटीन्स जो है आके बाइंड हो जाती हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अदर देन दैट लोकेशंस रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। बट इन केस ऑफ अदर यूकैरियोट्स लाइक ह्यूमन, रेप्लिकेशन जो है उसका ओरिजिन जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए देखा जाता है कि कहाँ न्यूक्लियोसोम्स जो हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई मॉडिफिकेशंस पाई जाती है। मतलब ह्यूमंस के अंदर रेप्लिकेशन ओरिजिन वहां होगा जहां न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ खास तरह की मॉडिफिकेशंस पाई जाएंगी। कुछ खास जो लोकेटर्स होते हैं वो डीएनए के ऊपर मूव करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन सी प्लेस है जहां पर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन मौजूद हैं। इस जगह की निशानदेही की जाती है और यहाँ पर
कुछ इनिशिएशन प्रोटीन आकर अटैच हो जाते हैं और रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को हम रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, बेसिकली जहां पर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो बाकी डीएनए के न्यूक्लियोसोम से थोड़ा सा मॉडिफाइड हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो। ह्यूमन के केस के अंदर ये बात की जा रही है। अच्छा, अब एक ह्यूमन के अंदर अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें या एक यूकैरियोट के हम एक सिंगल क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, तो एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर एक से ज्यादा ओरिजिन हो सकते हैं, रेप्लिकेशन ओरिजिन एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 5, 6, 7 या इससे भी ज्यादा रेप्लिकेशन ओरिजिन हो सकते हैं। मतलब एक ही वक्त में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर रेप्लिकेशन इकट्ठी साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर एक ही क्रोमोसोम के अंदर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ढेर सारी रेप्लिकेशंस इकट्ठी इनिशिएट हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ सर्टेन प्रोटीन्स हैं जो कि ओरिजिन साइट्स को पहले रिकॉग्नाइज करती हैं, फिर उसके ऊपर आके अटैच होती हैं, और इनकी अटैचमेंट के बाद जो एक्चुअल इनिशिएशन प्रोटीन्स हैं वो आकर यहाँ पर अटैच होती हैं और यहाँ से रेप्लिकेशन का आगाज करती हैं। अच्छा, एक और चीज, जिस जगह पर आकर ये जहाँ पर रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है वहां पर दाएं और बाएं दोनों डायरेक्शन में एक साथ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि रेप्लिकेशन सिर्फ एक तरफ से स्टार्ट हो, रेप्लिकेशन दोनों तरफ से एक ही वक्त में स्टार्ट हो जाती है, दाएं साइड से भी और बाएं साइड से भी। तो ये कुछ इसके मुतालिक फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से एंजाइम हैं जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं या इसमें इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट कम्स हेलिकेज। हेलिकेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम है, दो इसकी कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज ऑफ हेलिकेज जो है ये पहले आके डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं। जो वेरी फर्स्ट एंजाइम डीएनए के साथ आके बाइंड करता है वो हेलिकेज ही होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ हेलिकेज। इसका फंक्शन है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। फर्स्ट फंक्शन है इसका अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। जब ये डीएनए की हेलिक्स की अनवाइंडिंग करता है तो डीएनए दो सिंगल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। दो स्ट्रैंड्स में सिंगल सिंगल दो स्ट्रैंड्स के अंदर डीएनए डिवाइड हो जाता है। और दूसरा इसका काम है ये रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है। अच्छा, रेप्लिकेशन फोर्क क्या है? जैसे जैसे डीएनए खुलता चला जाता है, जहां जहां से डीएनए अनवाइंड होता चला जाता है, वहां वहां एक वाई शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता चला जाता है, जिसे हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ठीक है। तो दो हेलिकेज क्योंकि एक एक वक्त में आके एप्लीकेशन ओरिजिन के ऊपर अटैच होते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस जगह पर जिस जगह पर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं वहां पर आपको एक रेप्लिकेशन फोर्क का स्ट्रक्चर नजर आता है जो बोथ डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंडेड हो रहा होता है, राइट और लेफ्ट। मैंने पहले भी बात की कि रेप्लिकेशन ओरिजिन में जब एंजाइम्स आके अटैच होते हैं या हेलिकेज की कॉपीज आके अटैच होती हैं तो वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर प्रोसीड करते हैं और उससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कि ये डीएनए का एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, दरमियान में यहाँ पर एप्लीकेशन ओरिजिन है और एक जो येलो कलर से यहाँ पर एंजाइम दिखाया जा रहा है, दिस इज हेलिकेज एंजाइम। तो राइट और लेफ्ट दो हेलिकेज एंजाइम्स जो है ये मूव कर रहे हैं और दरमियान में एक बबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है जिसे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देखो तो ये भी वाई की तरह का एक स्ट्रक्चर है, और अगर दूसरी साइड से देखें, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर अगर हम देखें तो डीएनए का एक वाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो रहा है। इसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ठीक है, वाई शेप स्ट्रक्चर। The next enzyme which is going to be attached with the DNA strands is RNA polymerase. It is also called primase and is responsible for the synthesis of RNA primer. What is primer? Primer एक न्यूक्लियोटाइड्स का शॉर्ट सीक्वेंस होता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का या छोटा सा सीक्वेंस होता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आफ्टर दैट जब ये प्राइमर जनरेट हो जाता है तो इनिशिएशन का इख्तिताम हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप जो है जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं ये स्टार्ट हो जाता है। फॉर द स्टार्ट ऑफ इलोंगेशन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अ वेल नोन एंजाइम विच इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस होल प्रोसेस, ये आता है और आके इस प्राइमरी सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए प्राइमर के साथ आके अटैच हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ से डीटैच हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी चेन के 3 प्राइम एंड के साथ न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को
एडअप तो ज़रूर करवा सकता है बट वो इनिशिएशन नहीं करवा सकता। तो यही रीज़न है कि पहले प्राइमर बनना ज़रूरी है, आरएनए प्राइमर आके सिंथेसाइज होता है इनिशिएशन ओरिजिन पर, और फिर जब एक प्राइमर सीक्वेंस बन जाता है, एक चेन को प्रोसीड करना होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज आके वहां पर अटैच होता है और 3 प्राइम एंड के साथ कंटिन्यूअली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता चला जाता है और एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रेंड है या चेन है वो जनरेट करता है। अच्छा, जो पॉलीमरेज है ये कभी भी न्यू एक स्ट्रेंड जो है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता। हमेशा 3 प्राइम एंड जो एग्जिस्टिंग चेन का 3 प्राइम एंड होता है, जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग चेन होती है, उसके साथ उसके 3 प्राइम एंड की तरफ ही न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है। और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसको जनरेट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। यही रीज़न है कि डीएनए पॉलीमरेज में क्योंकि बाद में आके अटैच होना होता है, उसके पास इनिशिएशन की एबिलिटी नहीं होती, तो काम स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को ही प्रेफर किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमेज को जनरेट करने के लिए। जब प्राइमर एक दफ़ा जनरेट हो जाता है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड, जैसे ही प्राइमर एक दफ़ा जनरेट हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज आकर अपना काम संभाल लेता है, और जैसे डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है, आरएनए प्राइमेज जो है ये डीटैच हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यू करता है। For understanding the elongation process, we must have known the terminologies of leading and lagging strand. इससे पहले भी अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि हम elongation को किस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। डायरेक्शन ऑफ elongation बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है या पेरेंट स्ट्रैंड जो होता है, उसको हमेशा 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ रीड किया जाता है, और इसे रीड कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज रीड करेगा। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम डायरेक्शन पे आके अटैच होगा और 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि डीएनए के अंदर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, तो 3 प्राइम एंड के ऑपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम होगी। यही रीजन है कि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं, इसलिए जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अच्छा, इसके रिजल्ट में अब क्या होगा कि दो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो आप कह लो कि एक डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करेंगे और अपने अपने साथ अपनी अपनी कॉपी जो है वो बनाते चले जाएंगे। तो दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि जो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स थे ये भी एंटी पैरेलल थे एक दूसरे के। एंटी पैरेलल का मतलब एक तरफ जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, अगर इसके 3 प्राइम एंड से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो नीचे वाले स्ट्रैंड का उस तरफ 5 प्राइम एंड होगा। तो एंटी पैरेलल थे क्योंकि दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स भी डीएनए के मॉलिक्यूल में अब वो सेपरेट हो गए हैं। तो इन्होंने अपने साथ जब अपनी कॉपी बना लेनी है तो इनकी जो एलोंगेशन है वो स्टार्ट किस डायरेक्शन में, या इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट किस डायरेक्शन से होगी? 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन से। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में इनको रीड करना है और इनके साथ ऐड करने हैं न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ताकि नया जो स्ट्रैंड है वो जनरेट हो और नए स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या होगा कि जो दो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करने के रिजल्ट में दो तरह के हमें स्ट्रैंड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड जो है वो दो तरह के नजर आएंगे। फर्स्ट कम्स लीडिंग स्ट्रैंड, ये एक ऐसा स्ट्रैंड होगा जो कि टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 प्रोसीड करेगा। मतलब जैसे ही हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड करता चला जाएगा डीएनए को आगे से आगे, तो ये रेप्लिकेशन 4 की तरफ को ही आगे कंटिन्यूली ये लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। इसकी जो रेप्लिकेशन है वो कॉन्टिन्यूस होगी और इसके रिजल्ट में आपको एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है वो मूव करता हुआ नजर आएगा या प्रोसीड करता हुआ लंबा होता नजर आएगा टूवर्ड द रेप्लिकेशन 4।
इसके बरक्स जो न्यू स्ट्रैंड है उसको, दूसरा स्ट्रैंड जो है उसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा स्ट्रैंड होगा जिसकी रेप्लिकेशन जो है वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो प्रोसीड होगी। और एक और मजे की बात यह है कि अभी मैंने आपको बताया है कि क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन की तरफ हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करते हुए करते हैं, मतलब न्यूली जो प्रोड्यूस स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, लेकिन जो ओल्ड वन या डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा उसको हम हमेशा रीड करना स्टार्ट करेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में। तो जाहिर है क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो दूसरा स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल था इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम जो है वो ऑपोजिट होगी। और जब यहाँ पर आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करोगे तो ये रेप्लिकेशन छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में होगी। जैसे अगर डीएनए का एक हिस्सा अगर अनवाइंड हो चुका है तो उस हिस्से की रेप्लिकेशन हो जाएगी, उसके बाद अगला हिस्सा जो है वो अनवाइंड होगा तो उस हिस्से की रेप्लिकेशन होगी। तो इस तरह छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करेगा लैगिंग स्ट्रैंड को फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बार बार कंटिन्यूली इनकाउंटर करेगा पहले से प्रोड्यूस जो न्यूली स्ट्रेंड होता है ना, पिछला जो चंक इसने प्रोड्यूस किया था उसको बार बार हर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको इनकाउंटर करेगा, जिसके रिजल्ट में बार बार डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटैच होगा और बार बार अटैच होगा। ये जो छोटे छोटे पीसेस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं या लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं न्यूली फॉर्म डीएनए के, इन पीसेस को हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये एक साइंटिस्ट था ओकाजाकी जिसके नाम पर इन्हें ओकाजाकी का नाम दिया गया है। और इसके मजे की बात यह है कि हर जो सेगमेंट है उसे जनरेट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो एक छोटा सा आरएनए प्राइमर पहले बनाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज आके उसकी एलोंगेशन करेगा, अनलेस के वो किसी ऐसे पीस तक ना पहुंच जाए जो ऑलरेडी पहले से रेप्लिकेटेड है। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज की एक खुसूसियत है कि डीएनए पॉलीमरेज डिटैच कैसे होता है, उसकी डिटैचमेंट के लिए इतना ही काफी है कि डीएनए पॉलीमरेज किसी ऐसी ओरिजिन ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाए जहां से आगे ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेटेड है। तो डीएनए दूर से देख लेता है कि मेरे सामने वाला जो टुकड़ा है डीएनए का वो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उससे पहले ही डिटैच हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज होगी क्योंकि सेगमेंट्स जो है वो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बन रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज बार बार अटैच होगा और पुराने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को देखते साथ ही डिटैच हो जाएगा। दिस डेफिनेशन शोज द डीएनए एलोंगेशन। इसमें आप देखो कि इस साइड पर डीएनए का एक कॉन्टिन्यूस लीडिंग स्ट्रैंड नजर आ रहा है और ऑपोजिट साइड पर आपको छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड भी कहलाते हैं। ठीक है। अब ये लैगिंग स्ट्रैंड जो है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रहा है। सबसे पहले जो है ये वाला हिस्सा जो शुरुआत का हिस्सा है जहां पर 5 प्राइम एंड लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ ये वाला हिस्सा अनवाइंड हुआ होगा। जब इतना हिस्सा अनवाइंड हुआ होगा तो इस पोर्शन की रेप्लिकेशन पहले हो गई। इसके बाद इससे पिछला हिस्सा अनवाइंड हुआ तो दोबारा से उसके ऊपर वाले हिस्से की रेप्लिकेशन हुई। उसके बाद उससे पिछला वाला हिस्सा जब अनवाइंड हो चुका है तो उससे पिछले हिस्से में रेप्लिकेशन हुई। तो रेप्लिकेशन जो है जैसे जैसे डीएनए आगे से आगे अनवाइंड होता चला जाएगा, रेप्लिकेशन जो है वो भी इसी तरह से प्रोसीड होती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में रेप्लिकेशन हो रही है जिनके दरमियान में छोटे छोटे गैप्स भी होंगे इन फ्रेगमेंट्स के दरमियान में जो बाद में कवर होंगे, तो इस तरह के स्ट्रेन को हम लैगिंग स्ट्रेन कहते हैं और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग elongation द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन कैसे होगी? टर्मिनेशन इज गोइंग टू बी हैपन व्हेन डीएनए पॉलीमरेज रीच एट अ पॉइंट विच इज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड। जैसे डीएनए पॉलीमरेज किसी ऐसे पॉइंट तक पहुंचता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कि पहले से रेप्लिकेटेड होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटैच हो जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन यहाँ पर रुक जाती है। अब होता क्या है कि यूकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम पर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। एक से ज्यादा जगह से ओरिजिन जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इट माइट पॉसिबल कि एक जगह पर ऑलरेडी रेप्लिकेशन हो चुकी हो और दूसरी जगह से रेप्लिकेशन होती होती एलोंगेशन प्रोसीड उस पॉइंट तक हो।
और जब वो उस पॉइंट तक पहुंचे जो कि ऑलरेडी रेप्लिकेटेड है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको पहले से रेप्लिकेटेड पॉइंट को देखते हुए डिटैच हो जाए और थोड़ा सा दरमियान में गैप छोड़ दे। तो बहरहाल चाहे ये लीडिंग स्ट्रैंड हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो, इन केस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड ये बड़ा आसान है, एक ही दफा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डिटैच होता है। लेकिन इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बार बार हर नया फ्रेगमेंट जब बनता है तो उसकी टर्मिनेशन कैसे होती है कि जो न्यू फ्रेगमेंट है वो ओल्ड फ्रेगमेंट के पीछे की साइड पर बन रहा होता है, और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज जो है लॉन्गेशन करता करता उस पॉइंट तक आता है जहां पर ऑलरेडी पहला ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो बन चुका होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वहां से डिटैच हो जाता है। तो बार बार यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर आरएनए पॉलीमरेज भी आके जुड़ता है, प्राइमर भी बनता है, डीएनए पॉलीमरेज भी आके अटैच होता है और फाइनली वो यहाँ से डिटैच भी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके अंदर एक ये एबिलिटी है कि ये दो जो स्ट्रेन्स हैं उनके दरमियान में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्रिएट नहीं कर पाता। तो डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि खुद से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो दो न्यूली सिंथेसाइज सेगमेंट्स के अंदर क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता, इसलिए वो बेहतर समझता है कि मैं यहाँ से ड्रॉप ऑफ हो जाऊं। तो दरमियान जब वो डिटैच हो जाता है, ड्रॉप ऑफ हो जाता है, तो दरमियान में एक छोटा सा गैप रह जाता है, दिस गैप इज कॉल्ड निक। तो आप कह सकते हो जो अनअटैच्ड सेक्शन होता है दो रेप्लिकेटेड सेक्शंस के दरमियान में, उसको हम क्या कहते हैं, निक। ठीक है। अब ये जो निक्स हैं, लेगिंग स्ट्रैंड पर हमें जगह जगह निक्स नजर आते हैं, लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड पर हमें निक्स की मिकदार या तादाद जो है वो कम नजर आती है। अच्छा, अब जब न्यूक्लियोटाइड जो है ये रेप्लिकेट हो गए, आरएनए प्राइमर जो है इसने ये भी ये इसको रिप्लेस करना भी जरूरी हो जाता है। जैसे ही सारी की सारी जो रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, तो अब इसकी प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ जो है वो स्टार्ट होती रहती है। प्रूफ रीडिंग के अंदर एक चीज ये देखी जाती है कि आरएनए प्राइमर जो कि इनिशिएशन साइट के ऊपर बना था, इसे रिप्लेस किया जाए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। दूसरी चीज आ जाती है कि जो निक्स जो हैं जनरेट होते हैं, इन निक्स को भी आपस में अटैच करना होता है, मतलब ये निक्स निक्स जो हैं, जो गैप्स हैं, इन्हें फिल करना होता है। और जो चेन है, जो न्यूली फॉर्म डीएनए की जो चेन्स हैं, उन्हें कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए ये जरूरी अमल होता है। इसके लिए कुछ एंजाइम जो है वो फंक्शन करते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो टर्मिनेशन के पॉइंट के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, जिसमें इस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है इसके अंदर अगर किसी भी किस्म के कोई डैमेजेस हैं या कोई कमी पेशी है, उसे दूर किया जाता है। तो पहली चीज जो भी मैंने जिक्र किया कि आरएनए जो प्राइमर्स मौजूद हैं उन्हें रिमूव करके डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस किया जाता है, वो बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है FEN1। और इन एंजाइम्स का काम, इन्हें हम फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 भी कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, इनका बेसिकली काम क्या है कि जहां जहां आरएनए प्राइमर है, इन केस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एक ही शुरुआत में सिर्फ एक आरएनए प्राइमर होगा, बट इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड हमें जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही आरएनए प्राइमर्स नजर आएंगे। इन तमाम आरएनए प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है थ्रू फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंजाइम। वंस आरएनए प्राइमर हैज बीन रिमूव्ड, तो इसके बाद क्या होता है कि वहां पर छोटे छोटे से गैप्स आ जाते हैं। तो क्या होता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के बाद कुछ फ्लोटिंग डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और ये डीएनए पॉलीमरेज जो हैं ये आकर 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये वाला डीएनए पॉलीमरेज जो फ्रीली फ्लोटिंग डीएनए पॉलीमरेज हमें यहाँ पर नजर आएगा, ये उस डीएनए पॉलीमरेज से डिफरेंट है जिसने रेप्लिकेशन कराई है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पे आके अटैच होगा और डीएनए फ्रेगमेंट्स को वहां पर जनरेट करेगा जहां पर पहले आरएनए पॉलीमरेज थे। अगेन अब एक इशू जो अब बचा है वो क्या है कि जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स से जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होंगे, हर फ्रेगमेंट के दरमियान में थोड़ा सा गैप मौजूद होता है। दीज गैप्स आर नॉन रेप्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ डीएनए। तो आप कह लो कि ये वो हिस्से हैं जहां पर डीएनए टेम्पलेट स्टेट जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से डिटैच हो गया था। इन पॉइंट्स को हमने पहले निक्स का नाम दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आरएनए प्राइमर्स जो हैं ये डिटैच होंगे और इस जगह पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच होंगे, कुछ तो भी कुछ ना कुछ निक्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब इन निक्स को फिल करने के लिए क्या होगा
कि लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज एंजाइम वर्क्स जस्ट लाइक अ ग्लू। ये क्या करता है कि इस एंजाइम ने शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है इसको जोड़ना है आपस में, ठीक है। इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स प्रोड्यूस करवाने हैं। अब ये क्या करेगा कि ये हर निक्स साइट पर लाइगेज एंजाइम जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रेन्स हैं जो आपस में जो जिनके दरमियान में गैप मौजूद है, इनको जोड़ देगा, इनके दरमियान में बॉन्ड जनरेट करवाएगा, ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ये तमाम फ्रेगमेंट्स मिलके एक कॉन्टिन्यूस न्यूली फॉर्म्ड डॉटर स्ट्रेन जो है उसकी फॉर्म में उभरेंगे। तो लाइगेज एंजाइम जो है वो दो स्ट्रेन्स को दरमियान में जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स जो हैं उनको कॉन्टिन्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। निक्स साइट जो है उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। Here comes the diagram which shows the whole process। इसमें ऊपर की साइड पर हमें एक लीडिंग स्ट्रेन नजर आ रहा है जिसे रेड कलर से शो किया गया है, और नीचे की साइड पर हमें लैगिंग स्ट्रेन्स नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो रेड कलर में जो लैगिंग स्ट्रेन नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान में डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये मौजूद है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये इन दोनों स्ट्रेन्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट नंबर 3 और ओकाजाकी फ्रेगमेंट नंबर 2, इनके दरमियान में जो गैप है, जो निक मौजूद है, इस एरिया जो निक वो एरिया मैंने पहले बताया जहां पर जो टेम्पलेट स्ट्रेंड है वो रेप्लिकेट नहीं हो सका। यहाँ पर आके क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके न्यूक्लियोटाइड्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंड पर टेम्पलेट स्ट्रेंड के ऑपोजिट साइड पर जो भी कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनती है उनको जनरेट करेंगे। अगेन ये न्यूक्लियोटाइड ना फ्रेगमेंट नंबर 2 के साथ अटैच है ना फ्रेगमेंट नंबर 3 के साथ अटैच है। तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम आएगा और लाइगेज एंजाइम फ्रेगमेंट नंबर 2 की साइड से भी इस छोटे से न्यूक्लियोटाइड का जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म पोर्शन है जिसने निक को फिल किया है उसको फ्रेगमेंट नंबर 2 के साथ भी अटैच करवाएंगे और फ्रेगमेंट नंबर 3 के साथ भी अटैच करवाएंगे। इस तरह से अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन छोटा सा नजर आ रहा है, ये क्या है, ये वो पोर्शन है जहां पर पहले निक मौजूद था, गैप मौजूद था, बट अब डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स इंसर्ट करवा दिए हैं और लाइगेज एंजाइम ने उनको अटैच करवा दिया है फ्रेगमेंट नंबर 2 और फ्रेगमेंट नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा काम जो है वो होगा और दिस इज द होल पिक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।